हाय गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत अच्छा जो है टॉपिक इसमें लाए हैं और इस टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि हमने आज से 2 साल पहले जो कुछ वीडियोस बनाए थे उसको हमने प्लेलिस्ट में जो है डाले हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ग्रामर के बारे में हमने बहुत सारे जो है टेंस के, एक्टिव पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के या और भी पार्ट्स का हमने वीडियो बनाए हैं। लेकिन समय समय पर अगर कुछ कुछ चीजें हमें नया नया मिलता है तो उसे हम समय समय पे बताने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से आज हमारे पास एक टॉपिक आया है जिसे कि ग्रामर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि जितने भी आप पढ़ते हैं सब ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर लोग पूछ देते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। जैसे ग्रामर जो है शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझने का प्रयास करें तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा रटने के अलावा आपको प्रैक्टिकली जो है समझने का प्रयास कराते हैं। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि रटने के अलावा आप प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करिए कि क्या जो हम रट रहे हैं वह प्रैक्टिकली फिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और जानने का प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिकली कितना यह सही है। तो कोई भी व्यक्ति आपसे सबसे पहला जो चीज पूछता है वो पूछता है ग्रामर की स्पेलिंग। तो ग्रामर में याद रखिएगा लास्ट में ए आर होता है। क्या होता है? ए आर। याद रखिएगा कि ग्रामर की स्पेलिंग में कभी भी क्या होता है? ई आर नहीं होता। तो पहला चीज तो ये कंफर्म हो जाइएगा। दूसरा चीज ये कंफर्म हो जाइएगा कि ग्रामर जो होते हैं उसका अर्थ व्याकरण होते हैं, जो हमने जो है पहले से बता रखा है आपको इसमें। ठीक है, तो ग्रामर क्या होते हैं आपका? ये होते हैं व्याकरण। तो दो चीज तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। देखिए, जब आप आगे चलेंगे तो इसमें डिफिनेशन दे रखा है। डिफिनेशन क्या है कि जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं। मतलब बोलना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं, उसे व्याकरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बोलने की बात करें तो क्या हम सभी ग्रामेटिकली इंग्लिश बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो कई जगह हमें ऐसा ऐसा रूपांतरण समय के साथ आ जाता है कि हमारा ग्रामर वहां लगता है फीका पड़ने लगता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप ग्रामेटिकल इस्तेमाल मत करिए, हम यह कहेंगे कि आप ग्रामेटिकल इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ आपकी जो पोजीशन है स्पोकन की उसको कमजोर मत कीजिए। ठीक है, और जब आप बोलिएगा तो आपको, हालांकि नया स्पीकर रहता है तो परेशानी होती है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, वो कभी वर्ड ढूंढना पड़ जाता है, देखना पड़ता है वर्ड का कौन सा वर्ड बोलूंगा। दूसरा बात, उसे ये ढूंढना पड़ जाता है कि बोलूंगा तो सही होगा कि गलत होगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इन चीजों को दिमाग में नहीं रखना है आपको। देखिए, गलत सही होता रहता है। जब आप गलत करिएगा, सही करिएगा, तो गलत सही के साथ साथ एक दिन सही होने लगता है। कई बार हम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक से इंग्लिश बोलते हैं, तब एक दिन जाके सही हो जाता है। तो बोलने में आपको जो है कोशिश करना है कि ज्यादातर जो है आपका जो मिशन है, जो मीनिंग है, सामने वाले से जिससे बात करते हैं वो सही होना चाहिए। कि जो आप कहना चाहते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सामने वाले को जो आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उस संदर्भ को आपको जो है केवल बताना है। ठीक है, तो बोलने में आपको इतना नहीं, आपको डीप अंदर चले जाना है कि ग्रामर के कारण आपको दिक्कत होने लगे। कहने का अर्थ है कि ग्रामेटिकली बोलना गलत नहीं है। आप ग्रामेटिकली जितना अच्छा बोलते हैं उतना ही आपको परफेक्ट माना जाता है, लेकिन ग्रामर के कारण आपका फ्लो न रुके। क्योंकि ग्रामर क्या क्या कराती है आपको? पहला चीज आपको रीथिंक करवाने लगती है, मतलब आपको आता रहता है लेकिन आपको दोबारा सोचने पे मजबूर कर देती है। दूसरा चीज क्या कराती है ग्रामर? ग्रामर आपको टेंस को पकड़ने की मजबूर करती है कि आप किस टेंस में बोलना चाहते हैं, जो सेंटेंस आप बोलने जा रहे हैं वो किस टेंस में ले रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट भी हो सकता है ना, ये आपका पास्ट भी हो सकता है और ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो आपको इतना नहीं पकड़ना है। आगे दे रखा है इसमें लिखना। हाँ, लिखने में तो आपको पता है कि बिल्कुल ग्रामेटिकल होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आप ग्रामेटिकल लिखिएगा उतना अच्छा आप प्रभाव डाल सकते हैं सामने वाले के ऊपर। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो लिखते समय आपकी वर्ड की जो पावर है वो बिल्कुल कॉन्टेक्सचुअल है कि नहीं है, क्योंकि सेम वर्ड आप कॉन्टेक्सचुअल यूज कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं,
आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सेंटेंस आप किस तरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल का कर रहे हैं, या मान के चलिए आप कॉम्प्लेक्स का कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आप किसी भी प्रकार का करिए, लेकिन जिस व्यक्ति को आप लिख के लेटर दे रहे हैं, कोई चीज लिख के दे रहे हैं, थोड़ा उनको भी देख लेना है कि उसका बॉटम इंग्लिश का कहाँ है, वो इंग्लिश को कितना ग्रास्प कर पा रहा है। पता लगा कि आपने काफी कंपाउंड सिंपल के अलावा आपने कॉम्प्लेक्स एक सेंटेंस होता है उसका आपने भयंकर प्रयोग कर दिया सेंटेंस में, ठीक है। आपको पता ही होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल या ज्यादातर जगह पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब भंडार लगा रहता है। तो ऐसे जगह पर में अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपका जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड है, वो भी आपका स्टैंडर्ड रहता है। मान के चलिए उसमें आप स्टैंडर्ड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वर्ड भी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न में ग्रामेटिकली में आप एडियम का भी प्रयोग कर रहे हैं, ईडियम भी आप बेहतर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल भी कर रहे हैं एकदम बहुत अच्छे से। आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब किस स्टैंडर्ड के होते हैं, ये मीनिंग को कितना ज्यादा अप डाउन कर देता है। अगर किसी ने इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया है तो आपको पता होगा मीनिंग को कुछ से कुछ बना देता है, केवल प्रीपोजिशन बदल देने से मीनिंग जो है बदल जाता है। उसके बाद और भी तरह के फ्रेज होते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं, साथ में आप प्रोवर्ब का भी उसमें इस्तेमाल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सारा को फीचर लेकर चल रहे हैं और राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सामने वाले को जिसको लिख के दे रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप पर्सनली जान पा रहे हैं कि किस लेवल का व्यक्ति है, कि उसका इंग्लिश की पकड़ कितनी है, तो आपको उस हिसाब से राइटिंग पे फोकस करना है। वहां आपको यह नहीं देखना है कि हमारा ग्रामर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए या हम बहुत हाई क्वालिटी का वर्ड का यूज करें, बिल्कुल स्टैंडर्ड लगाएं, सब्सटीट्यूशन ऑफ द वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल करें। वहां पे आपको ये देखना है कि सामने वाला जो है कैसे भी करके आपकी इंग्लिश को क्या करे, रीड कर ले और पढ़ के आपकी अर्थ को समझ जाए। तो ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सामने वाले को जान पा रहे हैं, अगर नहीं जान पा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति अपना स्तर तो गिराएगा नहीं। मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर अच्छा वोकैब जानता है, अच्छा स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखना जानता है, तो वो तो हमेशा कोशिश करेगा कि अपना स्टैंडर्ड अच्छा ही रखे, क्योंकि एक बार अगर स्टैंडर्ड गिर गया मान के चलिए तो फिर स्टैंडर्ड उठाने में जो है दिक्कत होता है। क्योंकि जो भी वोकैबुलरी का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का वोकैबुलरी है तो फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे वो हमारी ब्रेन से स्लिप होने लगता है। क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो वोकैबुलरी है वो स्पोकन में भी बहुत कम यूज होता है, आपको पता होगा, क्योंकि इस तरह के जो वोकैब होते हैं बहुत कम लोग जो है इसको याद रख पाते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो लेकिन राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन आपको नहीं गिराना है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है स्टैंडर्ड आपको रखना है, ठीक है। लेकिन सामने वाला अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ सके, ठीक है। आगे इसी में इंग्लिश में भी डिफिनेशन हमने इसी पेज में लिख रखा है जो आप देख सकते हैं। देखिए इंग्लिश में भी डिफिनेशन है, ग्रामर इज अ सब्जेक्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली, जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं सही सही। देखिए यहाँ पे हम रीडिंग की भी बात कर रहे हैं, राइटिंग की तो हमने बात कर ही दी कि राइटिंग में आप क्या क्या किस तरह का करते हैं, लेटर राइटिंग मान के चलिए करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, बहुत तरह की। अब बात आ रही है रीडिंग की, तो सर रीडिंग में कहाँ ग्रामर यूज होता है? नहीं, रीडिंग में तो मान के चलिए लिखा है आई एस इज तो इज होना चाहिए, कैन लिखा हुआ है तो कैन होना चाहिए, है ना, पेन लिखा हुआ है तो पेन। तो यहाँ पे ग्रामर कहाँ आ पा रहा है रीडिंग में कहीं, लेकिन आपको सतर्कता देना है कि रीडिंग में भी ग्रामर आता है। अब देखिए कहाँ पे आता है, सबसे पहली चीज देखिए, मान के चलिए हमने लिखा आई रीड ए बुक, मतलब मैं एक किताब पढ़ता हूं, ठीक है, मैं एक किताब क्या करता हूं, पढ़ता हूं। मैंने यहां पे लिखा आई रीड ए बुक, लेकिन मैं इसको ये भी पढ़ सकता हूं आई रेड ए बुक। अब ये तो कैसे पता चला? ग्रामर पढ़ने के बाद पता चला कि सेम सेंटेंस को हम आई रीड ए बुक भी पढ़ सकते हैं और सेम सेंटेंस को हम आई रेड ए बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कब पढ़ सकते हैं? मान के चलिए कोई आदमी हमसे बात कर रहा है, बात पास्ट में कर रहा है कि क्या तुमने किताब पढ़ा, तो हम तुरंत बोलेंगे आई रेड अ बुक या आई रेड दैट बुक, मैंने उस किताब को पढ़ा। हम उस घड़ी में नहीं बोल सकते हैं, लिखा हुआ चीज को भी नहीं पढ़ सकते हैं कि आई रीड अ बुक, हम यह पढ़ सकते हैं आई रेड दैट बुक।
आई रीड दैट बुक भी सही है, आई रेड दैट बुक भी सही है। अब इसी सेंटेंस में अगर हम केवल केवल यस्टरडे जोड़ दें, यस्टरडे अगर हम ऐड कर दें, बीता हुआ कल, देखिए केवल यस्टरडे ऐड कर दें, केवल यस्टरडे ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करना है, केवल यस्टरडे, तो फाइनली क्या होगा? आप सभी को पता है फाइनली क्या होगा, ये तुरंत पास्ट इंडेफिनिट को उठाएगा और ये सेंटेंस तुरंत आपको रीड को रेड करने, मतलब रीडिंग करने पे मजबूर कर देगा। तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठता है कि बिना ग्रामर के आप ये समझ सकते हैं कि आर-ई-डी को रीड पढ़ सकते हैं या रेड पढ़ सकते हैं। ये ग्रामर ही आपको बता सकता है। इसलिए ग्रामर क्या है, क्यों पढ़ना ग्रामर जरूरी है? क्योंकि ग्रामर एक आपका लैंग्वेज का संस्कार है। इसलिए जितनी भी दुनिया में भाषाएं बनी है लगभग सभी के ग्रामर को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि लैंग्वेज में जो ग्रामर होते हैं वो ग्रामर क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। तो रीड की तरह मैंने बहुत तरह के आपके सेंटेंस जो है आपको धीरे धीरे जब आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएंगे। जैसे एक और आता है ग्रामर में आपको, जब आप हैव के साथ हैड लगा देते हैं, कहीं भी आप देखते होंगे कि हैव के साथ हैड लगा देते हैं एक साथ, तो बड़ा, अगर ग्रामर नहीं पढ़े हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये कैसे है, कैसे, क्या पॉसिबल है ऐसा? लेकिन ग्रामर पढ़ने के बाद ही आपको ये चीज पॉसिबल हो सकता है। हैव, ये वाला जो पहला वाला हैव है, ये यहाँ पर में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, एच-ई-बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला जो हैड यूज हुआ है ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, वो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज हुआ है। इसलिए इस हैड का अर्थ यहाँ टेकन भी हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड भी हो सकता है, या कोई चीज लिया हुआ भी हो सकता है। और यही कारण है कि ये वाला जो हैव होता है, ये वाला हैव, इसका वैल्यू यहाँ पर में देखा जाता है कि प्रेजेंट है या पास्ट है, और यहाँ वाला जो हैड लगा हुआ है ये वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि आई हैव हैड, आई लगा दिया है सेंटेंस में, तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट लगा दिया, मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ, या आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो आपको जरूरी नहीं है कि हैड के जगह पे हमेशा टेकन आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो हैड है यहाँ पर में, ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये किसका है? हैव, हैड, हैड, हैव का थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि हैव से ही हैड निकला हुआ है। तो इस तरह से आपको ग्रामर को सीरियसली होके अगर आप पढ़ते हैं तो ग्रामर आपको बहुत अच्छा काम आएगा। उसके बाद ग्रामर कहाँ कहाँ काम आएगा? ग्रामर आपको रीडिंग में भी काम आएगा। आगे मान के चलिए आप कोई तैयारी करिएगा, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कीजिएगा, तो ग्रामर आपको आएगा। हालांकि आपको वहां ये नहीं पूछेगा ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं, लेकिन ग्रामर के अंदर जितना भी बहुमुखी प्रतिभा वाली चीजें हैं वो सारी चीजें आएगी। जैसे कि प्रपोजिशन से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, पैराग्राफ्स जब देते हैं लिखने के लिए उसमें से कहते हैं क्वेश्चन छांट के, तो वहां पर में ग्रामर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए पैराग्राफ में कभी कभी क्या होते हैं, वर्ड्स लिखे रहते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं पैराग्राफ में लिखे रहते हैं, तो उस वर्ड्स को समझने के लिए क्या होता है, आपको ग्रामर का सहारा लेना होता है। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई भी वर्ड स्ट्रक्चर लगा हुआ है, यहां से पैराग्राफ शुरू है और यहाँ पे मान के चलिए लिखते लिखते आ रहा है और यहाँ पर भी पैराग्राफ जो है एंड कर रखा है कोई, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मान के चलिए भरा हुआ है। तो जब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिएगा और यहाँ तक आइएगा तो पूरा पढ़ने के बाद ग्रामेटिकली जब समझिएगा अच्छे से, तभी पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दे दिया आपको और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको कह दे कि अभी जो आपको पैराग्राफ मैंने दिया है उसी में से आपको अपनी तरफ से छांट के आपको आंसर बनाना है, तो फाइनली क्या होगा कि जरूरी नहीं कि आपको इसी पैराग्राफ में सारे आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है कि आंसर का कुछ अंश हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से ऐड भी करने पड़ सकते हैं वर्ड, तो आप वर्ड को ऐड कर सकते हैं, या मान के चलिए वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये वर्ड जरूरत नहीं है, हमें इस वर्ड को इस आंसर में रखने की जरूरत नहीं है, तो आप उस वर्ड को डिलीट कर देते हैं। या आपको ऐसा लगता है इस एडवर्ब की यहाँ आवश्यकता नहीं है, पैराग्राफ में दे रखा है, चलो लेकिन लैंग्वेज को और अधिक अच्छा बनाने के लिए हम अपनी तरफ से एक वर्ड ऐड कर देते हैं। तो ये पॉसिबल तो तभी हो पाएगा जब आपके पास वर्ड का भंडार रहेगा, या आप ग्रामर पे आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, एडवांस ग्रामर को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो इसीलिए ग्रामर को पढ़ना आवश्यक होता है। उसके बाद जो है ग्रामर आपका काम आता है जब आप एडिट वगैरह करते हैं। मान के चलिए सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको एडिट करना है, या मान के चलिए ओमिट करना है, मतलब ओमिशन है उसको ठीक करना है, ठीक है।
हालांकि सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है ज्यादा एडिट, एडिशन और ओमिशन का, तो आप एडिट कैसे कर पाइएगा? आप पीछे सेंटेंस देखिएगा भाई कहाँ पे गलती है, हाँ यहाँ पे गलत है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत वहां पर मैं ऐसे मार्क लगा देंगे, आप तुरंत आप उसको एडिट करना शुरू करेंगे। अब वर्ड ही नहीं है, वर्ड को ही ओमिट कर रखा है, तो जब आप पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा, ग्रामर आएगा या वर्ड आएगा, वर्ड के ऊपर आपका पकड़ रहेगा तभी तो समझ पाइएगा। तीसरा चीज है कि ग्रामर जो है, जब आप किसी स्टोरी को रीड करते हैं, मान के चलिए, तो स्टोरी पूरा रीड करने के बाद आपके दिमाग में ये आ जाता है कि अगर हम इसका समरी लिखें, समरी अगर हमको मान के चलिए लिखना है, या मान के चलिए उसी के ऊपर एक छोटा सा कोई लेख लिखना है, या उसी के ऊपर कोई मान के चलिए स्पीच लिखनी है छोटी सी, तो आपको उस समय ये ध्यान में आप मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा रीडिंग करने के बाद कि जो हम समरी स्पीच इस टाइप के कोई राइटिंग लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या कोई भी राइटिंग लिखेंगे, तो सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। मान के चलिए कोई भी चीज आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि व्हाई इज सन हॉट, सन जो है गर्म क्यों होता है, सन हॉट। तो अब यहां पर में ये जो क्वेश्चन है आप गौर से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ का क्वेश्चन है, क्योंकि वाकई में जो सन होता है वो सन क्या होता है, हॉट होता है। सन क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। तो जब इसका आंसर बनेगा तो निश्चित है कि ज्यादातर जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट में ही लिखे जाएंगे। और सबसे पहली बात होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में, क्योंकि इसका क्वेश्चन है तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट में ही, ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे या प्रेजेंट में ही होंगे। हाँ, अगर कोई ये पूछेगा कि सन का जो स्ट्रक्चर है अभी जो प्रेजेंट है, तो पास्ट से अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तब तो आपको पास्ट में जाना होगा, लेकिन फाइनली इसका जो समेशन होगा या एंडिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट में ही होगा, क्योंकि फाइनली आप लिखिएगा देयरफॉर या एज अ रिजल्ट ऑफ दैट या दिस इज व्हाई सन इज वेरी हॉट, मतलब लिखिएगा इस तरीके से, कंक्लूजन में लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए ग्रामर क्यों आवश्यक है, चलिए आगे चलते हैं। मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में दे दिया आपको क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आंसर भी प्रेजेंट सिंपल में ही लिखना है। अब जब आप प्रेजेंट सिंपल पढ़िएगा तभी तो आप लिखिएगा। तो कुछ स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, अंदाजा से लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है मतलब आ रहे होते हैं तो वो लिख लेते हैं, और बिल्कुल डिटो लिख लेते हैं, थोड़ा सा भी उसमें गलतियां नहीं होती है, क्योंकि बचपन से ही प्रैक्टिस करते रहे। हु इज ही, मतलब वह कौन है, तो ही इज माई फादर, सीधा है। अब उसमें कुछ बच्चे को ये भी नहीं बता सकते हैं कि हु इज ही का स्ट्रक्चर किस रूप में लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल में है तो जो आंसर है उसका वो भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन जो है मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है तो कोशिश होना चाहिए कि उसी मॉडल वर्ब से उसका आंसर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है विल से, मान के चलिए कोई क्वेश्चन है स्ट्रक्चर में विल है, तो आंसर भी उसका जो है वो विल में ही होना चाहिए, या अगर क्वेश्चन का ज्यादा आपको स्ट्रेस दिखाई दे तो उस हिसाब से आप विल को शैल में या शैल को विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान के चलिए यहां पर में क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन आ गया विल यू गो, विल यू गो, क्या तुम जाओगे, तो यहां तो सबसे पहले यस आ जाएगा, यस आई विल, या यस ये भी हो सकता है। तो यहां पर में देख सकते हैं कि यस अब आएगा, आई आएगा, तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब था यही शिफ्ट हुआ यहां पर में विल आकर के, तो जो जिस टेंस में रहेगा ये सेंटेंस उसी टेंस में आपको यहां पर लिखना है। अब आगे देखिए, आगे ग्रामर कहता है ये जो क्वेश्चन होता है अगर ये इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका इंट्रोगेटिव हो तो जो आंसर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोगेटिव नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो खाली आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है, लेकिन आंसर हो सकता है कि अफर्मेटिव से शुरू हो या आंसर नेगेटिव से शुरू हो, ठीक है, और ऐसे बढ़ते 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 जाकर के आगे आप बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क में भी लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी हम राइटिंग में लिखते समय क्या करते हैं, लिख देते हैं व्हाई डू यू ईट, दिस इज व्हाई वी ईट फूड, तो व्हाई डू यू ईट,
क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर आंसर में भी हम उसको डिस्क्राइब करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होता है हमारा, तो आंसर को हमें अफर्मेटिव नेगेटिव यहाँ पे उठाना होता है ज्यादातर मतलब बोर्ड में। तो ये तब पता चलेगा जब हम ग्रामर को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ग्रामर कितना है, कितना पढ़ना है। तो देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रामर में हमने तो बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ा रखे हैं, लेकिन बहुत सारा पार्ट्स ऐसा है जो ग्रामर को पढ़ते 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 आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है। देखिए मान के चलिए पहला पार्ट आपका आता है, इसमें सेंटेंस तो आता ही है, और आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। पहला पार्ट आपका आ गया ये। तीसरा जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका टेंस का। फोर्थ जो पार्ट आता है आपका वो आता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। इसके बाद जो इसमें पार्ट आता है वो आता है इनडायरेक्ट स्पीच का, फिफ्थ में इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट का आता है। सिक्स्थ का जो पार्ट आता है वो आता है आपका मान के चलिए क्लॉज का पार्ट आ गया। तो क्या ये एंड हो गया? नहीं, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि 7th 8th में अगर आते हैं क्वेश्चन टैग है, मान के चलिए क्वेश्चन टैग पढ़ना है, क्वेश्चन टैग है। उसके बाद आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मान के चलिए आपसे कह दे कि डिग्री बदलिए, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मतलब पॉजिटिव डिग्री में दे देगा, आपको कहेगा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बनाने के, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और डिग्री भी बदल जाना चाहिए लेकिन मीनिंग न बदले। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद और भी इसमें पार्ट्स है, जैसे सिंथेसिस का पार्ट है 10th में, सिंथेसिस है, सिंथेसिस का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी पार्ट्स है 11th 12th में। जब जाते हैं आप पढ़ते पढ़ते, इसमें मतलब वर्बल फ्रेज का पार्ट है, या आपका अंदर में जब जाइएगा तो आपका सेंटेंस कॉम्बिनेशन का पार्ट है, जो आपको उसी में ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रामर में अगर आप देखिएगा गौर से, तो जब आप एडवांस ग्रामर को पढ़िएगा तो इसमें एक और पार्ट आता है जो बेसिक ग्रामर से जुड़ा हुआ है, वो है आपका सेंटेंस का कनेक्टर्स जिसे कहा जाता है। हालांकि ये क्लॉज में आते हैं, और आपका क्लॉज के साथ साथ ये आते हैं क्या कहते हैं, एक्टिव टू पैसिव, ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी कहीं कहीं कनेक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और साथ में कनेक्टर्स जो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपको देखने को मिलेगा। कहां कहां मिलेगा कनेक्टर देखने के लिए? एक तो क्लॉज में मिलेगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन में मिलेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्लॉज का टुकड़ा होता है, और सिंथेसिस एनालिसिस में तो मिलेगा है। तो एनालिसिस जो होता है, एनालिसिस भी एक चैप्टर है ग्रामर में। तो ये कितना टाइम लगेगा सीखने में? अभी तो हमने इतना ही लिखा है, लेकिन 13 में हमने ट्रांसलेशन लिखा ही नहीं है। ट्रांसलेशन का भी एक भाग होता है, जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना, भी एक क्या होता है, भाग होता है। अभी मैं बता रहा था ट्रांसलेशन भी क्या होता है, एक इसका पार्ट होता है, जो अनुवाद करते हैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश में। तो कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये आपके मेमोराइजेशन के ऊपर निर्भर करता है। जो मेमोरी आपकी है, कि मेमोरी कितनी अच्छी है, आप पढ़ करके एक बार में याद कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पूरे ग्रामर में आपको पता है रूल्स है, और पूरे रूल्स को याद करना पॉसिबल नहीं है। रिवीजन भी जरूरी है। मान के चलिए आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया, आप रिवीजन नहीं किए तो आप क्या होगा, भूल जाएंगे। आपने प्रीपोजिशन को पढ़ा लेकिन रिवीजन नहीं किए, तो प्रीपोजिशन भी आपको पता है कि कितना बार रिवीजन करने के बाद फिट करेगा ब्रेन में, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेबल पोजीशन होता है इसका। इसके बाद मान के चलिए आपको क्लॉज का चैप्टर पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं हुआ, तो आप पता चला कि आप क्लॉज का पार्ट भूल गए, किधर किसको सेट करना है, हु कहाँ सेट करना है, होम कहाँ सेट करना है, वेयर कहाँ सेट करना है, तो आप भूल जाइएगा। तो इस स्थिति में क्या है, सब आपकी ब्रेन की मेमोरी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप पहले से जानते हैं बेसिक ग्रामर, मान के चलिए आप नाउन से लेकर के
और जो आपका कंजंक्शंस वगैरह है, इंटरजेक्शंस वगैरह जो है पार्ट ऑफ स्पीच का, अगर आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछे शुरू से लेकर लास्ट तक आप तुरंत बता दे रहे हैं, बिना अटके हुए तुरंत आप जवाब दे रहे हैं, बिना किसी गलती के। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को समझ रहे हैं कि मैं सही हूं। सामने वाला अगर पूछ रहा है तो अगर वो कह रहा है कि नहीं ये गलत है, तो एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये चीज गलत है। क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति हर चीज को नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर जानता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो उसको पूछिए कि कैसे गलत है, मुझे इस चीज को थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग करें कि फैक्ट फाइंडिंग कहाँ है, एविडेंस के साथ। ठीक है, ये नहीं है कि आप अड़ जाइए कि नहीं मैंने तो नाउन से इंटरजेक्शन तक पूरा पी लिया है और हमने जो है मुझे तो कहीं कोई हरा ही नहीं सकता इसमें। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं करना है। वहां पर मैं आपको पोलाइटली पूछना है कि अगर हमने कुछ नॉन में से किसी ने आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया और या प्रोनाउन में से पूछ दिया, नाउन केस जेंडर से कहीं से भी आपको सिंगुलर प्लूरल में पूछ दिया आपको, और अगर आप अटक गए या मान के चलिए आपने रिप्लाई किया और आपका रिप्लाई क्या हो गया, आपका रिप्लाई रॉन्ग हो गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा अनुभव पढ़ाने के बाद भी ग्रामर में कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लोग भी कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में जो है बहुत सारी चीजें जो है मतलब नहीं लिखना चाहिए या बोलना चाहिए, तो उसमें आ जाता है लेकिन कभी कभी ये नहीं है कि अब हम गलती करेंगे तो हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आ जाता है, तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि नहीं मुझे यहाँ पर मैं ये गलती हुआ है, और सामने वाले के साथ पोलाइटली क्या करना है, बिल्कुल पोलाइटली पूछना है। एकदम जितना पोलाइटली है उतना पोलाइटली पूछिए। जितना ज्यादा पोलाइटली आप रहिएगा उतना ज्यादा नॉलेज को गेन कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए नॉलेज का अंत नहीं है। मतलब जैसे नॉलेज का अंत नहीं है, तो ग्रामर का भी कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि कहीं अंत नहीं होगा। अगर आप पूरे पार्ट को कमांड करने की कोशिश करिएगा तो कोई ना कोई पार्ट आपका कमजोर पड़ जाएगा इसमें भी। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो कोई फिट होके कह दे कि मैं चौक उठाते ही जो है पूरी ग्रामर को रगड़ दूंगा। हाँ ठीक है, रगड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं मिस्टेक नहीं होगा। हो सकता है कि शुरू से लेकर पूरी ग्रामर अगर रगड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक आध को हो सकता है कि उससे भी गलती हो जाए। ठीक है, तो जब आप जानते हैं कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर जो है उससे भी गलतियां हो जाती है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो अगर आपका नाउन से लेकर के मैं कह रहा था, अगर आपका इंटरजेक्शन तक अगर पूरा पार्ट आपका अच्छे से कमांड है इंटरजेक्शन तक, तो कम से कम 1 ईयर जो है लगेगा आपको अच्छे से पूरा ग्रामर को कवर करने में। लेकिन नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक आपका हमारे हिसाब से ठीक होना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप निकलते हैं टेंस पे, जब आप पकड़ बनाते हैं, तो टेंस में क्या होता है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब का जो इस्तेमाल है, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें। उसके बाद जब आप आगे निकलते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसमें भी टेंस का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, तो बिना टेंस के, बिना उसके बैकग्राउंड के आपको प्रोनाउन को पढ़े हुए, एडवर्ब चेंजिंग को पढ़े हुए आपका इंटरजेक्शन ये इनडायरेक्ट स्पीच कवर होने वाला नहीं है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद जब क्लॉजेस में जाएगा एनालिसिस में, तो आपको बैकग्राउंड जितना पढ़े हैं सब आपको उतर उतर के आएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा बनेगा कि मान के चलिए आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो एक क्लॉज होगा नहीं, बहुत सारे क्लॉजेस होंगे। हो सकते हैं एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होना जरूरी है, बाकी बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। तो आपको कैसे आप क्लॉज को बिठाइएगा, कैसे सेंटेंस को सेंटेंस में जोड़िएगा ताकि मीनिंग भी इरेलेवेंट ना हो और काम भी निकल जाए, तो इसके लिए लगेगा समय। तो कम से कम मान के चलिए आपको 1 ईयर जो है, खाली मैं ग्रामर की बात कर रही हूँ, स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही राइटिंग की बात कर रहा हूँ। खाली ग्रामर को अगर सीखा जाए ढंग से, अगर पार्ट ऑफ स्पीच किसी का मेरे हिसाब से अगर कंप्लीट है, तो 1 ईयर अगर वो अपने ऊपर टाइम दे, 6 मंथ्स, तो उस स्टूडेंट पे जो बहुत मेधावी है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मान के चलिए मैंने उसको कुछ कहा और वो तुरंत कंप्यूटर के तरह रिकॉर्ड कर लिया, तो ऐसे स्टूडेंट हो सकता है 6 मंथ में भी कर ले, लेकिन मिनिमम 1 ईयर तक जाते जाते अगर पार्ट ऑफ स्पीच पर कमांड है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो इसके साथ चलिए इस वीडियो को हम यही खत्म कर देते हैं, और in next part of the video I'll be again present with new topic that will be the word and sentence.